बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। रमज़ान शुरू हो गया है और जैसे कि सब लोग रोज़े रख रहे हैं। क्या वजह है कि हर रिलीजन ने रोज़ा जो है, फास्टिंग जो है, उसका कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो अपने मज़हब में रखा है। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और क्या चीज़ें हैं जिनसे हम रुक सकते हैं और क्या चीज़ है, इस पे आप बात करते हैं। फास्टिंग या रोज़ा ये दो तरह की होती है। एक ड्राई फास्टिंग होती है और एक जो होती है वो वाटर इनटेक फास्टिंग होती है। ड्राई फास्टिंग जो हम लोग सूरज निकलने से सूरज गरूब होने तक, प्री डॉन से लाइक सनसेट तक हम लोग हर एक खाने और पीने की चीज़ से हम लोग परहेज करते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्राई फास्टिंग। और वाटर फास्टिंग क्या होती है कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, उसमें विंडोज़ होती हैं। 12 आवर विंडो होती है, 12 आवर आपने रोज़ा रखना है और उसके बाद आप कुछ खा सकते हो, लेकिन इस रोज़े के दरमियान में आपने सिर्फ खाने की चीज़ों से परहेज करना है, आप वाटर इनटेक कर सकते हो। तो क्या आज हम जो बात कर रहे हैं वो ड्राई फास्टिंग पे बात कर रहे हैं, क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो हमें लगता है कि हमें ड्राई फास्टिंग पे बात करनी चाहिए। हम लोग रोज़े से उसी टाइम फ़ायदा उठा सकते हैं जब हम लोग ये जान लें कि हमें रोज़ा खोलते वक्त क्या खाना है और रोज़ा बंद करते वक्त क्या खाना है। इस पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि रोज़ा हमें कौन कौन सा फ़ायदा देता है, हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस लेके आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे कुव्वते मुदाफ़ियती सिस्टम जो होता है, हमारा इम्यून सिस्टम होता है जो कि हमारा बीमारियों के खिलाफ लड़ता है। वो उस सिस्टम में सबसे पहले जो होता है वो होता है साइटोकाइन्स। साइटोकाइन्स क्या होता है? कुछ साइटोकाइन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो ड्यूरिंग फास्टिंग क्या होता है, हमारे रोज़ा रखते हैं तो वो साइटोकाइन्स होते हैं वो ड्रॉप कर जाते हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। सेकेंड जो होता है वो मैक्रोफेजेस होता है जो कि हमारे फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है हमारा इम्यून सिस्टम में, कि जब भी बाहर से कोई बैक्टीरिया आता है, कोई भी जर्म आता है, हमारी बॉडी में एंटर होता है तो मैक्रोफेजेस भाग के उनको खाने की कोशिश करते हैं और उनको किल करते हैं। फिर आता है हमारे पास माइक्रोबायोम जो कि हमारे इंटेस्टाइन में, मोस्टली हमारे इंटेस्टाइन में होता है। माइक्रोबायोम क्या होता है? ये भी बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह होते हैं, लेकिन ये बेनिफिशियल बैक्टीरियाज और वायरसेस होते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं और ये हमारे लिए डाइजेशन जो होती है उसको कंट्रोल करते हैं और हमारे बॉडी जो इंटेस्टाइन का जो इम्यून सिस्टम होता है उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम करते हैं वो होती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के ऊपर तो एक अलग से वीडियो बन सकती है, ठीक है, लेकिन अभी इसके समझने के लिए रिएक्टिव ऑक्सीजन होती है, ठीक है, उसमें जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, अब जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे होते हैं और वो हमारी बॉडी में डिफरेंट चीज़ों को ख़राब करते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, हमारे लिए कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, दिल की बीमारियां होती हैं उससे, ठीक है, तो हमारी डिप्रेशन होता है, तो ये फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है। फ्री रेडिकल्स हमें जो डिफरेंट जो हम अच्छी खुराक नहीं ले रहे होते हैं उनकी वजह से भी होता है, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो इन फ्री रेडिकल्स को एक किस्म का ख़त्म करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, खा लेते हैं। ये आप सिंपल वर्ड्स में आप बोल सकते हो। तो एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं हमारे रोज़े के दरमियान में। फिर आता है हमारा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कह ले कि आपका बेस है आपका रोज़े का, वो होता है आपका ऑटोफेजी। ऑटोफेजी क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो अपने ही सेल्स को खाना शुरू कर देती है। अब आप लोग ये कहोगे कि ये तो गलत बात है। नहीं, ये गलत बात नहीं है। असल में जो हमारा ऑटोफेजी में हमारी जो बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज सेल्स को खाते हैं। अब क्या होता है कि जो डैमेज सेल्स होते हैं अगर वो ग्रो करना शुरू कर दें, ठीक है, अगर वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए ना, तो वो आखिर में क्या करते हैं कि कैंसर सेल्स के प्रिकर्सर्स बन जाते हैं और वही आगे से हमारा कैंसर सेल बनते हैं, यही ऑटोफेजी से, ठीक है। फिर हमारा होता है कि इसके बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? जब हमारी बॉडी के अंदर बाहर से कोई ग्लूकोज नहीं आ रहा होता, ऑब्वियसली फ्रॉम मॉर्निंग टिल फ्रॉम डॉन टू डस्क कह लो कि सनसेट तक हम लोग कुछ नहीं खा रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर कोई बाहर से कोई ग्लूकोज नहीं आ रहा होता, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो लिवर होता है वो खुद ग्लूकोज प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। खुद ग्लूकोज कैसे प्रोड्यूस करता है कि हमारे लिवर के अंदर ग्लाइकोजन होता है जो कि पॉलीमर्स होते हैं ग्लूकोज के, वो टूटना शुरू हो जाते हैं और ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं, ठीक है। ये पुरानी ग्लूकोज होती है जो हमारी लिवर के अंदर बनी होती है। अब क्या होता है कि फैट सेल्स होते हैं, जो फैट होती है हमारी चर्बी होती है, उधर से भी हमारे ग्लूकोज टूटती है और आके नई ग्लूकोज जो नया ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल होता है वो बनना शुरू हो जाता है। आप समझ आए कि नई ग्लूकोज, वो पुरानी ग्लूकोज है, वो हमारी बॉडी यूटिलाइज करना शुरू हो जाती है।
सेकेंड चीज जो लिवर करता है हमारे साथ, सेकेंड चीज करता है कि कीटोन बॉडीज। अब आप लोग कहेंगे ये इतने मुश्किल टर्मिनोलॉजीज यूज कर रही है, नहीं, कीटोन बॉडीज क्या होती है समझना बहुत जरूरी है। कीटोन बॉडीज जो होती हैं वो हमारा लिवर प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, क्योंकि बाहर से कोई ग्लूकोज नहीं आ रही, तो कीटोन्स प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी, मतलब लिवर जो है वो प्रोड्यूस करता है। और ये क्या होता है कीटोन? कीटोन हमारे ब्रेन की फ्यूलिंग में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। 50% हमारे ब्रेन में जो फ्यूल एक किस्म का जा रहा होता है, जैसे आपकी गाड़ी को पेट्रोल चाहिए होता है ना, हमारी ब्रेन को भी फ्यूल चाहिए होता है, तो 50% हमारा जो फ्यूल आ रहा होता है वो कीटोन बॉडीज से आ रहा होता है, और 50% जो होता है वो ग्लूकोज से आ रहा होता है। तो जो कीटोन बॉडीज होती हैं वो फ्यूल अप करती हैं हमारे ब्रेन को, तो वो फास्टिंग में इस तरह से इंक्रीज करती हैं। ये थे कुछ बेनिफिट्स जो हमारी बॉडी में जो फास्टिंग से हम लोग ये बेनिफिट्स ले सकते हैं। मतलब कि अगर रोज रमज़ान के बाद हम देखें तो हमारी बॉडी एक किस्म का न्यू मैकेनिज्म जो है वो डेवलप करती है, ठीक है। एक और चीज़ जो मैं ऑटोफेजी के बारे में, वो जो मैंने आपको डैमेज सेल्स का बताया था, डैमेज सेल्स को जो खाना होता है हमारी बॉडी में और वो कैंसर सेल्स नहीं बनाते हैं, उसमें एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहती हूँ वो ये है कि जो इंसुलिन होती है ना वो ऑटोफेजी नहीं होने देती है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। तो जब हम लोग कुछ नहीं खा रहे होते तो हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, हमारी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से उस टाइम पे हमारे लिए बेस्ट टाइम होता है कि हमारी बॉडी में ऑटोफेजी होना शुरू हो जाए। ऐसी कौन सी वजह है कि लोग कहते हैं कि रमज़ान के बाद भी हमारा वेट लूज नहीं हुआ, हमारे वो स्टमक के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए, बल्कि बेली फैट ज़्यादा बढ़ गया है? क्या ऐसी चीज़ें हैं? वो डिपेंड करता है आपका फीस्टिंग ओवर फास्टिंग, के आप खा क्या रहे हो रोज़ों में, मतलब रमज़ान में आप अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहे हो या उसको ओवरबर्डन कर रहे हो। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो खाना है वो बिल्कुल जो हमारा रोज़ा बंद करने का टाइम होता है उसके बिल्कुल करीब होना चाहिए, और यहाँ से रोज़ा खोलने के बिल्कुल साथ ही हमें खाना खाना चाहिए। हम लोग खाना क्या करते हैं कि रख देते हैं, पहले वो चढ़ा लेते हैं, पानी बहुत सारा चढ़ा लेते हैं, हम लोग शरबत चढ़ा लेते हैं, पकोड़े समोसे, और फिर नमाज के बाद हम लोग कहते हैं कि अब खाना हम खाते हैं। ये हमारे जो रोज़े के बेनिफिट्स होते हैं उनको कम कर देता है, क्योंकि हमारे हार्मोनल सर्काडियम जो होता है ना, जो हमारा एक हार्मोन रिलीज होने का एक पूरा प्रॉपर चैनल जो हमारा एक चल रहा होता है, सिस्टम चल रहा होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरी चीज़ जो है वो उस पर बात करते हैं, वो होता है कि हमें क्या लेना चाहिए। सबसे पहले तो ऐसे फ्रूट्स लेने चाहिए जो हाई हो इन वाटर, लाइक मैंगो, पाइनएप्पल, प्लम्स वगैरह। मतलब पाइनएप्पल लें, आम ले सकते हैं आप, और आलू बुखारा ये ले सकते हैं आप। अच्छा, सेकेंडली होता है कि हमें ना दो चीज़ें जो हमारी बॉडी को फुल रखती हैं और हमारे बेनिफिशियल होती हैं, वो होती हैं प्रोटीन्स, ठीक है, और सेकंड फाइबर जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं तो हमें लो क्वांटिटी में लेने हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलेगा? हमें एग से मिलेगा, मतलब अंडा, चीज़, हमें दही से मिलेगा, ठीक है। हमें जो फाइबर मिलेगा वो हमें रोटी से मिलता है, ब्रेड से मिलता है, ठीक है। होल व्हीट जो ब्रेड होती है उससे मिलता है, हमें ग्रेन से मिलता है, सीरियल से मिलता है, ठीक है। तो हमें फाइबर्स यहाँ से मिल रहा होता है। तो ये जो दो प्रोटीन्स और फाइबर्स है ना, ये हमें मस्ट इनटेक करनी है। बाकी जो आप पकोड़े, समोसे, हम लोग जो चाट, ये हम लोग खा लेते हैं और हम अपने स्टमक के साथ अच्छा करने के बजाय हम उसको ज़्यादा तकलीफ में डाल रहे होते हैं फॉर डाइजेशन। इसके अलावा आप चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, लेकिन किस फॉर्म में? ये नहीं कि फ्राई चिकन ले रहे हैं आप लोग, फ्राई फिश ले रहे हैं, इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। ग्रिल्ड चिकन लें आप लोग, ग्रिल्ड फिश लें आप लोग, इससे बहुत ज़्यादा हमारी जो बॉडी है, और अगर हम 11 महीने तो ये सब कुछ कर ही रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, हर चीज़ अपनी बॉडी को, जैसे एक मशीन होती है उसको एक रेस्ट चाहिए, जब वो चल रही है उसको भी रेस्ट चाहिए होता है टू वर्क प्रॉपरली। इसी तरह से हमारी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रमज़ान में उसको रेस्ट देने की बजाय उसको ओवरलोड कर देते हैं, और जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है और हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता इस चीज़ से, और हम कहते हैं कि नहीं, हमारी बॉडी में तो कोई चेंज नहीं आया है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये इसी वजह से होता है। कोशिश करें कि अपनी डाइट को मेंटेन करें, और जितने मैंने फ़ायदे बताए हैं इस चीज़ के, उन फ़ायदों से मुकम्मल मुस्तफ़ीद हूँ, और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी बताएं ये चीज़ के हमें एक्चुअल में क्या खाना चाहिए रोज़े के दरमियान। ये चीज़ें आप रमज़ान के बाद के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन वो हमारे ऑर्गन्स को अच्छे से काम करने के लिए
कुछ टाइम, सिर्फ 1 महीना इन चीज़ों से अपना हाथ रोक लें, थोड़ा कम कर लें। होप मेरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।